तो चलिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी with a speed of 40 meter per second and returns from B to A with a speed of 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity of the object. कहा यह जा रहा है कि एक ये A पॉइंट है और एक ये B पॉइंट है। कोई बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाती है। जाते समय इसकी वेलोसिटी v1 है और v1 की वैल्यू दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये A से B तक गई, ठीक है। और जाने के तुरंत बाद वो बॉडी वहां से वापस आती है। अब ये रिटर्न हो रही है, रिटर्न करो भाई, यहां से ये वापस आ गई, ठीक है। जब वापस आती है तो इसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड v2 हो जाती है। ये v2 हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कहा जा रहा है इस पूरे मोशन में, भाई ये वापस यहीं तक आ गई, इस पूरे मोशन की एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई हमको निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम चाहिए। फार्मूले याद है हमको, बहुत अच्छी बात है। तो सोचो, पहले एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालिए आप। तो मान लेते हैं ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो x है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? x है। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट गया यहां तक, यहां से ये वापस आया। तो जाने में कितना चला होगा? x। वापस आने में कितना चला होगा? x। यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितनी हो गई? x जाने में और x आने में, यानी कि कितनी हो गई बच्चों? 2x। क्यों? क्लियर है ना कैसे आया? जाने वाली डिस्टेंस प्लस आने वाली, यानी कि 2x, ठीक है। अब सोचिए जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है उसको t1, ठीक है। और यहां से यहां तक वापस आने में टाइम लगता है उसको t2, ठीक है। तो जाने में टाइम क्या लगा? t1। वापस आने में टाइम क्या लगा? t2। तो बच्चों t1 इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जाने में कितनी डिस्टेंस कवर किया? x। वेलोसिटी कितनी थी? v1। जाते समय हमने उसकी स्पीड को v1 मान लिया। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का लो चाहे स्पीड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। जबकि वापस आते समय उसको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों? क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है ना, इसलिए v2, ठीक है। ये कहां से आ रहा है भाई? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि आपको पता है ना स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी अब निकालते तो v1 बराबर x अपॉन t1, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाता है? x अपॉन v1। वही बात यहाँ पे की गई। तो ये जाने में टाइम लगा और ये वापस आने में लगा। सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू, सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया? सोचो टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2। तो ये कितना आ गया बच्चों? t1, ठीक है। तो x अपान v1 प्लस x अपान v2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2।
अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो बच्चों, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू आ जाएगा x v2 प्लस v1 अपान v1 v2। ठीक है, ये टोटल टाइम आ गया। हमको तो चाहिए थी एवरेज स्पीड, तो यहां पे फार्मूला लिखेंगे क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। सोचो बच्चों, तो एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना चला, x प्लस एक्स यानी कि 2x अपान टोटल टाइम कितना लगा, ये लगा, यानी कि x ब्रैकेट में v2 माइनस v2 प्लस v1 अपान v1 v2। ठीक है, x x कैंसिल, चाहो तो v1 v2 ऊपर कर सकते हो, तो v एवरेज इज इक्वल टू हो गया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहीं भी कि एक बॉडी v1 वेलोसिटी से गई और v2 वेलोसिटी से वापस आ गई, या ऐसा कोई क्वेश्चन कि एक बॉडी हाफ डिस्टेंस v1 से चलती है और अगली हाफ डिस्टेंस v2 से चलती है, तो एवरेज क्या होगी, तो ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए, आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो v1 v2 की, v1 v2 दिया था ना, तो v एवरेज निकल आएगा। क्या निकलेगा बच्चों, जरा दिमाग लगाओ, तो v एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 2v1 कितना है 40, v2 60 अपान v1 प्लस v2, तो क्या आएगा 40 प्लस 60, तो v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2400 अपान 100, ये से कैंसिल, तो v एवरेज कितना आ गया, यह आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी 48 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सोचो, एवरेज वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला क्या होगा भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। देखो, जहां से बॉडी ने चलना शुरू किया वहीं वापस आ गई, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द सेपरेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल तो एक ही जगह हो गए, तो उनके बीच की कोई डिस्टेंस ही नहीं हुई, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ था कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम बच्चों इसको हम इधर लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी को, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो अपान टाइम, टाइम से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो चुका ना, इस वजह से नेट वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी जीरो बनेगी। ठीक है बच्चों, सो द एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन विल बी जीरो। बच्चों अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये आता है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, व्हेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, b is equal to 2.5 meter per second square and t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0 and at t is equal to 2 second? What is average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? तो बच्चों ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो हमको गिवन है कि x इज इक्वल टू क्या गिवन है, a प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू 8.5 मीटर और b की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
और हमसे कहा जा रहा है t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी बताइए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी पूछी गई है, ठीक है। और हमको एवरेज स्पीड बतानी, एवरेज वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच की, ठीक है। तो पहला काम बच्चों हमारे पास ये होगा, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो देखिए हमको x मतलब पोजीशन ऑब्जेक्ट की बता दी गई है कि ये यहाँ पे t टाइम पे होगा, ठीक है। मतलब जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या निकलेगा बच्चों, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt आपको पढ़ाया गया था, जहां पे s पोजीशन गिवन होता था, यहां पे x गिवन है, तो dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, d अपॉन dt ऑफ x, x की वैल्यू देखिए कितनी है, a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। सो v इज इक्वल टू d ऑफ dt ऑफ a प्लस d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी टी स्क्वायर। बच्चों आपको पता है a क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस b क्या है, कांस्टेंट बाहर निकाल दो क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2t। क्यों 2t आया, क्योंकि आपको पता है कि अगर t की पावर n लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएशन के बाद पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जो भी पावर लिखी हुई है उसमें एक कम हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि अगर t की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, n t की पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, वही यहाँ हुआ, t स्क्वायर था तो पावर 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और पावर में एक कम हो गया तो t की पावर 2 थी तो क्या बचेगी, 1, वो हमने लिख दिया। मतलब यहां से अगर आप बात कीजिए तो v कितना निकला, 2bt, क्या निकला, 2bt, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि v एट t इज इक्वल टू 0 क्या आया, सोचिए t इज इक्वल टू 0 पे v क्या आएगा, तो भाई ऐसा करो इस v की इक्वेशन में t 0 रख दो हर जगह, तो जब पुट करेंगे तो 2b और t की जगह 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। दूसरी चीज बच्चों हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2bt, t की जगह 2, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2 सेकेंड पे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4b, b की वैल्यू कितनी है देखिए, b आपको बताया गया था 2.5, यानी कि आंसर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, वेलोसिटी की। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, कब, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आ गई एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक की, तो t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे, v एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो भाई पोजीशन हमको गिवन है तो हम देखेंगे 4 सेकेंड पे कितनी पोजीशन है वो फाइनल हो जाएगी,
2 सेकंड पे क्या पोजीशन है इस टाइम इंटरवल के लिए, वो इनिशियल हो जाएगी। फाइनल पोजीशन में इनिशियल को घटा दोगे तो वो क्या निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मतलब ये हो जाएगा x4 माइनस x2, मतलब t इक्वल टू 4 पर x निकालो, फिर माइनस t इक्वल टू 2 पे x निकालो अपान टाइम इंटरवल। तो 2 से 4 सेकंड की बात की गई, मतलब इंटरवल कितना आ गया, t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि सॉल्व करोगे तो 2 सेकंड का इंटरवल आएगा। यानी कि यहां से अगर v एवरेज आप निकालते हैं तो क्या आएगा, x4 तो a प्लस b इंटू 4 का स्क्वायर माइनस x2 तो क्या आएगा, a प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा बच्चों, a प्लस 16b, यहाँ पे क्या बचेगा देखो, माइनस का a और ये बचेगा माइनस का 4b अपान 2। देखिए a से a कैंसिल हो रहे हैं तो a से a को हटा दीजिए तो v एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा, यह आ जाएगा 16b माइनस 4b 12b अपान 2, यानी कि आंसर आया 6b। सो v एवरेज इज इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू पुट कर दो ना बच्चों, तो 6 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2.5, तो v एवरेज विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड विल बी एवरेज वेलोसिटी इन दिस ड्यूरेशन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हम अपना एक पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि अ बॉय रीच्ड अ रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन 1 आवर। ही टुक रेस्ट फॉर 0.5 आवर एट स्टेशन एंड देन came back to his house walking with a uniform speed of 1.5 hour. Represent the whole journey of the boy by the time displacement graph and determine his average speed. Okay. तो बच्चों ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बॉय है जो कि अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है, जबकि घर से रेलवे स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको जाने में, इस बच्चे को यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से गया है, लेकिन जो जाने में टाइम लगता है वो हमको दे दिया गया t1। कितना दे दिया गया बच्चों, ये दे दिया गया 1 आवर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे 0.5 सेकेंड तक, 0.5 आवर तक रेस्ट करता है, यानी कि 0.5 आवर तक वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो t2 क्या हो जाएगा, 0.5 आवर हो जाएगा। ये रेस्टिंग टाइम हो गया, वो रेस्ट कर रहा। इसमें क्या थी उसके पास, यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से 0.5, अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से 1.5 आवर में वापस लौट जाता है। मतलब अभी भी यूनिफॉर्म स्पीड है और वो क्या हो गया, यहाँ से रिटर्न बैक हो गया, वापस आ गया। पहले वो दौड़ के पहुंचा रेलवे स्टेशन, आधा घंटा उसने रेस्ट किया, फिर वो वापस आ गया। हमको इस पूरे अरेंजमेंट को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ग्राफ बनाते समय आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे टाइम टोटल कितना लग रहा, देखिए 1.5 यानी कि टोटल बात करें तो 3 आवर का टाइम लगा। और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना दिखाना आपको, यहां से यहां तक का, यानी कि 4 किलोमीटर। तो इधर बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे और इधर क्या दिखाएंगे, टाइम। तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो डिस्प्लेसमेंट किस में ले रहे हैं बच्चों, किलोमीटर में। ठीक है,
और टाइम को किस में लेंगे, आवर्स में। ये कितना होगा देखो 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। अब देखिए उसने यूनिफॉर्म स्पीड से जब डिस्टेंस ट्रेवल की है, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है या वेलोसिटी हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो बच्चों पहले जाने में उसका टाइम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अच्छा वो है पहले यहाँ पे देखो टाइम जब शुरू हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। अब वो 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया, तो यानी कि देखो टाइम कितना लगा उसको 1 आवर, और 1 आवर में वो पहुँच कितना डिस्प्लेसमेंट पे गया है 4 पे, ये बन गया 1 आवर टाइम पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट पहुँच गया 4। यानी कि ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म थी बच्चों। अब बच्चों इसके बाद क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि 0.5 आवर तक उसने फिर रेस्ट किया। अब 1 के बाद 0.5 आवर, मतलब समझ रहे हो 1.5, ये वाला पॉइंट। यहां तक इस बच्चे ने क्या किया, यहां पे रेस्ट किया, इस बॉय ने यहाँ पे रेस्ट किया। तो वो ऐसे रेस्ट करेगा, रेस्ट का ग्राफ कैसा बनता था, अभी मैंने समझाया था कि जब रेस्ट कोई चीज़ होती है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये बन गया। ठीक है, रेस्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींचते हैं, ऊपर जाते डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता, नीचे आते डिस्प्लेसमेंट घट गया। रेस्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो ये बन गया। इसके बाद क्या हो रहा, उसके बाद वो 1.5 आवर में वापस आ जाता है। तो देखिए 1.5 आवर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा, वापस यहीं आ जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ से 1.5 आवर का मतलब कितना हो गया 0.5, 0.5, 0.5, यानी कि टोटल ये हो गया। तो ये बच्चों पोजीशन हो गई उसकी फाइनल वाली। ठीक है, ये 1.5 आवर में यहाँ पे वापस आ गया। हमसे कहा जा रहा है कि इस बच्चे की एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, तो बच्चों हम यहां पे बच्चे की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कभी ये ना रह जाए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते थे, अगर मन में ऐसा आ जाए तो हम सोचते रह जाएंगे। सोचो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था भाई, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई सोचो, यहां से 4 और फिर 4 वापस, यानी कि 4 कितना हो गया 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई बच्चों 8 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है 3 आवर। तो यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 8/3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई देखो 8/3 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि 4 किलोमीटर गया था फिर 4 किलोमीटर वापस आया, मतलब टोटल डिस्टेंस हुई 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 8/3, यानी कि आ गया हमारे पास 8/3 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बच्चों बात आती है कि अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सोचो, वो जहां से चलना शुरू किया वहीं आ गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक हो गई। और हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट इनिशियल फाइनल सेम पोजीशन पे हो जाने का मतलब हुआ कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक देखो 3 आवर का, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों 0, जबकि एवरेज स्पीड आ जाएगी 8/3 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए बच्चों,
फिर हम नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. Okay. तो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि एक ड्रंकर्ड है, ठीक है, कोई पी के बिल्कुल आया मस्त, अब वो क्या कर रहा है, 5 स्टेप आगे चलता है, 1 2 3 4 5, और फिर 3 पीछे, 1 2 3, फिर वो 5 आगे चलता है, 1 2 3 4 5, फिर वो 2 3 पीछे, ये ऐसा कर रहा वो, मतलब वो हर बार 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले ये सोचना चाहिए कि उस पर्सन की पोजीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो बच्चों पहले वो क्या करता है, 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता, और सबसे बड़ी बात है कि 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब जब उसकी पोजीशन 0 से 5 तक चेंज होगी, ठीक है, यानी कि जब उसकी पोजीशन 0 होगी, पहले तो ऐसे समझो, तो टाइम 0 होगा। अब जब उसकी पोजीशन 5 होगी उस समय टाइम कितना होगा, क्या होगा, 5 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में वो 1 स्टेप आगे चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 5 सेकेंड में 5 मीटर आगे पहुंच जाएगा। ये उसकी पोजीशन है। हमको ये देखना है कि इस ड्रंकर्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, और इसके साथ साथ हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये इस तरीके से चलेगा कि 5 स्टेप फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, और कितनी देर में वो 13 मीटर की डिस्टेंस पर जो गड्ढा है, पिट है, उस पर गिर जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना चाहिए कि उसकी पोजीशन 13 मीटर पे कब पहुंचेगी, तभी तो वो गिरेगा। तो देखिए पहले तो वो 5 मीटर आगे गया होगा 5 सेकेंड, ठीक है। अब वो 3 मीटर पीछे लौटेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ना 3 स्टेप बैकवर्ड। तो जब 3 पीछे लौटेगा तो 5 में 3 घटा दो, तो कितनी उसकी पोजीशन हो जाएगी फाइनली, 2। भाई 5 आगे गया तो 5 मीटर पहुंच गया, फिर 3 पीछे आ गया, लेकिन टाइम तो 3 स्टेप चलने में 3 सेकेंड लगा होगा, और टाइम तो हमेशा इंक्रीज करेगा, तो टाइम कितना हो गया, 8 सेकेंड हो गया। अगला सोचिए, फिर अब वो 5 स्टेप बैकवर्ड होगा, अब फिर से वो 5 स्टेप, अब वो फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड होगा, फिर से 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो कितना हो जाएगा टाइम, पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो 7 मीटर की हो जाएगी, 5 प्लस हो गया। फिर से क्या होगा कि 5 सेकेंड यहां भी लगेगा, तो यहां पे कितना टाइम लग गया बच्चों, 13 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब फिर से 3 स्टेप बैक आएगा यहां से, तो अब 7 माइनस 3 यानी कि फिर से वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर उसकी पोजीशन आ गई, लेकिन 3 सेकेंड फिर से चला ना, तो 16 हो गया। अब सोचिए फिर से वो 5 मीटर फॉरवर्ड होगा, 4 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया, 9। तो 9 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गया, लेकिन टाइम यहां कितना हो गया, सोचिए 5 स्टेप और फॉरवर्ड चला, तो 16 में 5 सेकेंड और जुड़ गए, क्योंकि एक स्टेप 1 सेकेंड में चलता है, तो ये फिर से हो गया 21 सेकेंड। इसके बाद बेटा फिर से क्या हुआ कि फिर से वो वापस आएगा, तो अब 9 माइनस 3 उसकी पोजीशन हो जाएगी 6 मीटर पे। इस समय जब 6 मीटर पे आ जाएगा तो उस कितना डिस्टेंस आगे चल चुका होगा, एक कितना टाइम लग चुका होगा, 24। क्यों? क्योंकि जब 3 स्टेप पीछे आएगा तब भी तो 3 सेकेंड आगे लगेगा, तो ये 24 आ गया, टाइम बढ़ गया 3 सेकेंड। फिर से क्या होगा बेटा, फिर से वो 5 स्टेप बैक फॉरवर्ड चलेगा, यानी कि 6 प्लस 5 यानी कि 11 मीटर की पोजीशन पे पहुंचेगा, तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, टाइम उसको लगेगा 29 सेकेंड का। क्यों? क्योंकि यहां से 5 सेकेंड और लगा, टाइम हमेशा ऐड होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा इसके बाद,
फिर से वो 3 स्टेप बैकवर्ड आएगा, तो 11 में से 3 माइनस करोगे, यानी कि फिर से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 1 मीटर की। लेकिन जब पीछे आएगा तब भी तो टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ेगा, फिर से 3 सेकेंड लगे उसको पीछे आने में। फिर से अब इस बंदे को क्या हो रहा है कि फिर से 5 स्टेप आगे जाएगा, तो 8 पर आ गया, अब उसमें 5 आगे जाएगा, यानी कि 13 मीटर। इसका मतलब इस डंकर्ड ने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, गड्ढे में गिर गया। ठीक है, तो आफ्टर 37 सेकेंड उसकी पोजीशन 13 पे होगी। इसका मतलब 37 सेकेंड के बाद वो डंकर्ड उस गड्ढे में गिर जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं ये सोचते हैं। तो पहले वो 0 पर था, फिर 5 स्टेप बैक फॉरवर्ड चला, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड चला, तो पीछे आ गया। लेकिन टाइम देखिए हर बार हर स्टेप का 1 सेकेंड टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर वहां से फिर से वो 5 सेकेंड फॉरवर्ड चला, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, और वो लास्ट में उस पिट में गिर गया। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वो 13 मीटर दूरी पे जो पिट है, जो गड्ढा है, उसमें 37 सेकेंड के बाद वो डंकर्ड उसमें गिर जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमको इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है, तो बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं इसका। तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे ये ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बना रहे हैं, ये बन गया। तो देखिए बच्चों की सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 0 पोजीशन है, 0 डिस्प्लेसमेंट पर है बॉडी, वो डंकर्ड एट 0 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 वाला पॉइंट हमें मिल गया। तो देखिए ये पॉइंट मिल गया, ये वहां पे है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 5 सेकेंड पे वो डंकर्ड 5 मीटर डिस्टेंस पर होगा। तो देखिए ये टाइम है, टाइम कितना 5 सेकेंड। पोजीशन उसकी कितनी चली गई उस समय, तो देखिए ये 5 मीटर पे ये पोजीशन आ गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं, 8 सेकेंड पे, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, 8 सेकेंड पे वो 2 मीटर पे आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये 8 सेकेंड और पोजीशन कहाँ पे आ गया, देखिए 2 मीटर। फिर इसके बाद क्या है, वो 13 सेकेंड पे 7 मीटर पे आ गया। तो बेटा देखो 13 सेकेंड ये कहां पे आ गया, वो 7 मीटर पे, तो ये 7 मीटर ये मिल गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो 16 सेकेंड पे 4 मीटर पे आ गया। तो 16 सेकेंड पे कहां पे आ गया, देखिए 4 मीटर पे ये आ गया। फिर कहा जा रहा है कि वो 21 सेकेंड पे 9 मीटर, तो देखिए 21 सेकेंड ये आ गया। कहां पहुंच गया वो, 9 मीटर। तो 9 मीटर कहां है, ये देखिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 24 सेकेंड पे वो 6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पर होगा। तो 20 कितना है बच्चों, 24, यानी कि ये, और डिस्प्लेसमेंट उस समय कितना होगा, देखिए 6 मीटर का। तो ये पॉइंट ऐसे आएगा। अगला कहा जा रहा है 29 मीटर पे 11 मीटर, 29 सेकेंड पे 11 मीटर। तो 29 सेकेंड टाइम देखिए इधर एक्स एक्सिस। ठीक है, कहां पे पहुंचा 29 पे 11 मीटर, तो 11 मीटर इधर यहां पहुंच गया। अब फिर क्या हुआ, वो 32 सेकेंड पे 8 मीटर, तो 32 सेकेंड ये 8 मीटर, यानी कि ये पोजीशन मिल गई। फिर क्या हुआ बच्चों, वो 37 सेकेंड पे 13 मीटर अपनी मंजिल पे पहुंच गया, गड्ढे में गिर गया। ये 37 सेकेंड पे
कितना पहुंच जाएगा वो 13 मीटर दूर। ये ग्राफ बनेगा। इन पॉइंट्स को अगर आप मिला देंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। इसका मतलब डंकर्ड का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया किसके लिए? डंकर्ड के लिए, ठीक है। जब वो 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है, 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, फिर 3 बैकवर्ड, फिर 5 फॉरवर्ड, और आफ्टर 37 सेकेंड वो उस लिटिल पिट में गिर जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। थैंक यू।